सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको सेकंड सेम का फर्स्ट चैप्टर विश्वेश्वरैया पढ़ाऊंगी और आपकी जो ध्रुव किताब है उसका 9th नंबर का चैप्टर रहेगा। आप लोग अपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। विश्वेश्वरैया जो कि आर देशमूर्ति के द्वारा रचित है। विश्वेश्वरैया कौन है आप जानते हैं? विश्वेश्वरैया आंध्र प्रदेश में जन्मे, जो कि एक कर्नाटक क्षेत्र में आता है, उसमें जन्मे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया इनका पूरा नाम है। और ये एक बहुत बड़े इंजीनियर हुए थे उस जमाने में जब लोगों के पास पढ़ाई के बहुत ज्यादा साधन भी नहीं हुआ करते थे। 1861 में इनका जन्म है और 1962 में इनकी मृत्यु, अर्थात 101 साल इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे, वैद्य थे और माता घरेलू थी। पिता की मृत्यु जब ये छोटे थे, 12-14 साल के थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई और अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन अपनी माता से जिद कर ली कि मैं मामा के पास बेंगलोर में पढ़ूंगा, आप मुझे अपने मामा के पास जाने दो। तो माँ ने बोला हम ऑलरेडी गरीब हैं और जो मामा है वो भी गरीब है, तुम्हारा पैसा कैसा, तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएंगे। तब इन्होंने अपनी माँ को बोला, माँ मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, ट्यूशन पढ़ने से जो फीस मिलेगी उससे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज करूँगा और मामा को पैसे भी दे दूंगा। इस तरह से मामा के घर पर रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बनी। विश्वेश्वरैया जो है, इन्होंने अपने जीवन में 4 सिद्धांतों को हमेशा अपनाया। सबसे पहली बात, ये ईमानदार बहुत थे। बचपन से इनको लोग तंत्रों की कहानी सुनाई जाती थी। अपनी जो पुरानी जो लोक कथा है उनको उनकी माएँ कहानी के रूप में सुनाती थी। तो पंचतंत्र और अनेकों छोटी मोटी कहानियां जो नीति परक होती थी उनको सुनते थे। तो इनके अंदर ईमानदारी का गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। तो इन्होंने अपने जीवन को 4 सिद्धांतों पर चलाया। सिद्धांत को बोलते नियम। और हमसे भी यही आशा करते थे कि आने वाली पीढ़ी या जितने भी लोग इन 4 सिद्धांतों पे चले। पहला सिद्धांत था इनका लगन से काम करना, कि कोई भी इंसान को मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। यदि आप मेहनती हैं तो आप जो चाहते हो आपको 100% मिलता है। यदि आप जब तक आप अपने शरीर को थकाते नहीं हैं तो आपको जब रात को नींद नहीं आती, कारण होता है हमारा शरीर थका नहीं होता। इस कारण से जब यदि आप अपने शरीर को थका लेते तो रात को लेटते ही आपको नींद आ जाती है। तो मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए था, लगन से काम करना चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था कि काम को निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए। मैंने जो काम दिया है कि आज भी मुझे ये काम कंप्लीट करना है, उसी दिन उस काम को कंप्लीट करते थे, दूसरे दिन के ऊपर उसे टालते नहीं थे। तो निश्चित समय सीमा लेकर काम को पूरा करते थे। जैसे आप लोग एग्जाम लिखते हो ना, तो आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो आपको 3 आवर्स में उसे कंप्लीट करना होता है, आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जिंदगी का ऐसा नियम होना चाहिए कि आज मैं ये वाला काम कंप्लीट कर ही रहूंगा। जैसे आप लर्न करने गए तो चैप्टर नंबर 2 मुझे आज ही पूरा ही लर्न करना है, तो रात तक उसे पूरा कर ही आप सोइए। इस तरह से समय सीमा निर्धारित करके अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। ऐसा इनका नियम नंबर 2 था। तीसरा नियम इनका था, हम जो सीख चुके हैं, अर्थात हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से जो सीख चुके हैं, उस सीखने से ज्यादा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, जितना मुझे सिखाया, टीचर ने मुझे सिखाया, मुझे ऐसा नहीं जो सीख गया मैं उसमें संतुष्ट हो गया, नहीं। सीखने की ललक और ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा अपने जीवन को एक स्टूडेंट्स की तरह रखना चाहिए, छात्र की तरह। छात्र कैसा होता है? शिक्षा क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। तो शिक्षार्थी के जीवन में जो छात्र होते हैं, प्रत्येक मनुष्य को, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन अपने मन के अंदर हमेशा एक छात्र को जीवित रखना चाहिए। छात्र का जीवन कैसा होता है? नई नई चीजें सीखने का। तो जो आप सीख चुके हो उतना ही नहीं, उससे अधिक सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये इनके जीवन का नियम नंबर 3 था। चौथा नियम इनके जीवन का था, अहंकारी नहीं बनना। आपको कुछ भी नॉलेज है, आपको कितना भी पैसा है, आपको अपने पद
पद यानी जो जिस पर आप जॉब करते हैं, आपके घर में जितनी भी धन संपत्ति है, उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। आपको अपने धन दौलत पर, अपने पद प्रतिष्ठा पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से, देश के लोगों से प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। इनका नियम नंबर 4 था और इन 4 सिद्धांतों पर चलकर इन्होंने एक ऊंचे व्यक्तित्व का जीवन व्यतीत किया और बहुत बड़े इंजीनियर बने। तो ऐसा ये चाहते थे कि हम लोग भी, जो भी मनुष्य, उन मनुष्य को ये 4 जीवन यदि ये 4 सिद्धांत यदि अपने जीवन में अपना ले तो सुखी हो जाते। समझ में आया आपको? अब हम विश्वेश्वरैया के बारे में थोड़ी सी जानकारी के साथ इसको पढ़ेंगे। आप जल्दी टेस्ट को पढ़ लीजिए। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती, गर्जन होता, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गईं। हम शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ लिख के अर्थ को क्लियर करेंगे। आकाश में अंधेरा, सबसे पहले आप लिखिए अंधेरा। अंधेरा मतलब होता है अंधकार, अंधेरा यानी अंधकार। दूसरा इसमें है मंडराना, मंडराते हुए। मंडराना का मतलब होता है चारों ओर घूमना। चारों ओर घूमना। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा इसका मतलब है तेज बारिश। वर्षा यानी बारिश। अब बताया है विश्वेश्वरैया अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ है। सामने देख रहा है अपने बरामदे में खड़े हुए कि आकाश में अंधेरा छाया हुआ। आकाश में अंधेरा कब छाता है? जब काले काले बादल चारों तरफ से, आसमान में चारों तरफ से मंडराते हुए आकाश में उमड़ उमड़ कर आ जाए। तो उसने देखा आकाश में अंधेरा छाया हुआ है, आकाश में मंडराते हुए बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे आप लोग डांस करते हैं ना, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक वैसे ही बादल जो होते हैं, काले काले बादल उमड़ते उमड़ते आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। टक्कर खाने से आप जैसे जमीन पर गिर जाते हो, ठीक वैसे भी वो भी पानी के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। बिजली चमक उठती, गर्जन होता। जैसे ही बादल चमकते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जोर से गर्जना करते हैं, जोर से आवाज करते हैं। आप लोग भी जब डांस करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो जोर से आ वो करते हैं, लगते हैं, चोट लगते हैं। तो ऐसे ही आसमान में जो बादल हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज करते हैं, गर्जन करते हैं, आवाज करते हैं। फिर मूसलाधार बारिश हो सकती है और कई बार टकरा कर जमीन पर आप गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही जो काले काले बादल है चारों तरफ से गिरते हुए आए और एक दूसरे से टकराकर तेज बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही देर में गड्ढे और नालियां पानी से भर गईं। विश्वेश्वरैया ने देखा उसके घर के आगे कुछ गड्ढे, गड्ढे मतलब होता है सड़क के ऊपर जो छोटे छोटे से होल बने रहते हैं, वो पानी से भर गए। और नालियां जो पानी को निकालने के, पानी की निकास के लिए जो नालियां होती हैं, वो नालियां सारी पानी से भर गई। 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहारा था। गली में पंक्तियों के खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्ती और टहनियों से पानी की बूंदें टपक 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 रही थी। थोड़ी दूर हरे भरे धान के खेत लहरा रहे थे। ये सब कौन देख रहा था? 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया। कितनी उम्र है उसकी अभी? 6 साल का जो विश्वेश्वरैया अपने घर के बरामदे में आंगन में खड़ा हुआ है और आंगन में खड़े होकर बाहर की ओर देखता है। निहारना यानी देखना, दृश्य यानी इस सीन को। गली की पंक्तियों में आपने देखा ना, आप जिस स्ट्रीट में रहते हैं साइड से पंक्तियों में, साइड से लाइन वाइज पेड़ लगे होते हैं, तो सारे पेड़ पौधे पानी के कारण, बारिश के पानी के कारण धुल जाते हैं। धुल जाते तो सुंदर दिखाई देते हैं, ज्यादा ग्रीन दिखाई देते हैं। तो गली की पंक्तियों में खड़े पेड़ जो बारिश के कारण धुल रहे थे, साफ और सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्ती और आपने देखा ना, जब बारिश रुक जाती है थोड़ी सी, तो बारिश की या तो तेज बारिश होती है तो टपक पानी की जो बड़े बड़े पेड़ के ऊपर जो पत्तियां होती है, टहनियां होती है, तने होते हैं, उनके ऊपर से पानी टप 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 करके जमीन पर गिरता है। पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा पानी नहीं आता, पेड़ के नीचे खड़ा जाता, ज्यादा तेज बारिश होती है तो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेड़ पर नहीं आता, पत्तियों के ऊपर आता है और पत्तियों की कॉर्नर से निकल निकल कर इधर
उधर फैलता है। तो इस तरह से पेड़ की तने और जो पत्तियां थी उनको पानी टपक टपक कर नीचे गिरा और थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत नजर आ रहे हैं। धान मतलब होता है चावल की फसल। चावल समझते ना, चावल की फसल को धान बोलते हैं। वैसे धान हर किसी को भी बोला जा सकता है, हरे भरे धान मतलब कोई भी फसल, लेकिन धान का पर्टिकुलर शब्द होता है फसल की धान। तो पास में ही जो खेत थे धान के, जो चावल के खेत थे, वे लहरा रहे थे। अब हम दो चार शब्दार्थ इसमें से भी लिखेंगे। देखिए, निहारना, निहारना मतलब होता है देखना, निहारना मतलब देखना। धान, धान को आप लिख लीजिए यहाँ पर चावल की फसल, या धान ही बोलते हैं इसको ना, चावल की फसल। और इस तरह से विश्वेश्वरैया ने उन धान की खेतों को, हरे भरे खेतों को देखा। जहां विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था, उसमें भंवर भी उठ रहे थे, उसमें एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। एक बहुत बड़े पत्थर को अपने साथ बहा ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। सामूहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति को संकेत कर रहे थे। प्रकृति शक्ति है, मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया। जब विश्वेश्वरैया खड़ा था अपने घर के आंगन में, तो उसने देखा जो नालियों में जो पानी भरा था, तेज बारिश हो रही थी तो बहुत तेजी से पानी चारों तरफ से, नालियों में नहीं, आसपास जो सड़क थी उससे बहने लगा। तो उसने देखा सारा पानी उमड़ घुमड़ का मतलब होता है उमड़ते घुमड़ते हुए, डांस करते हुए आगे बढ़ रहा है, टकरा रहा है एक दूसरे से जोर से, और पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को भी तेजी से भाग के ले जा रहा है। जलप्रपात मतलब होता है बाढ़ जैसी स्थिति। बाढ़ समझते हो ना, पानी जब तेजी से बहकर आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा कर ले जाता है। तो उसमें शक्ति होती है, किसमें? प्रकृति। पानी क्या है, बाढ़ क्या है, प्रकृति का काम है। ये जो प्राकृतिक वातावरण है, जो चारों तरफ हम जो प्रकृति देखते हैं, इस प्रकृति को पेड़ पौधे, हरियाली, सूर्य चंद्रमा, पहाड़, ये सब प्रकृति है। तो इन प्रकृति की शक्ति अपरंपार है, इसको आप और हम महसूस नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही उसने देखा तेज बारिश के कारण जो पानी गिर रहा था, वह पानी उमड़ता घुमड़ता नालियों के पास से निकल रहा है, सड़क पे से निकल रहा है, और एक पत्थर है, उस पत्थर को भी भाग गया। जबकि पत्थर शक्तिशाली होता है, लेकिन पानी की शक्ति के आगे पत्थर कमजोर पड़ गया, तो पत्थर को भी वह बहा कर ले जा रहा है। तब विश्वेश्वरैया ने महसूस किया कि प्रकृति में कितनी शक्ति है। उसने सूरज और चंद्रमा की शक्ति तो देखी थी, आज उसने पानी की शक्ति भी देखी कि बाढ़ के रूप में थोड़ा सा पानी ज्यादा आ जाए तो किस तरह से तबाही मचाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस तरह से अपने आप से बात करते हुए, बुदबुदाना होता है धीरे धीरे बोलना, अपने आप से बात करते हुए उसने बोला, इतनी शक्ति है प्रकृति के अंदर, मुझे प्रकृति के बारे में और जानना चाहिए। फिर हम एक दो शब्दार्थ लेते हैं। देखिए, जल प्रपात। अब जल प्रपात का मतलब बाढ़ होता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में एक छोटी सी, तो बाढ़ जैसा, आप ऐसा बाढ़ जैसा, जल प्रपात को बाढ़ ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बाढ़ जैसा महसूस होने लगा, ठीक है ना। और एक और है इसमें, बुदबुदाया। बुदबुदाया, बुदबुदाना का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। तो इस तरह से प्रकृति की शक्ति को देखकर, ऊर्जा को देखकर वह विश्वेश्वरैया मनीनन में बुदबुदाया। फिर उसने थोड़ी दूर पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में ले देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह कमजोर और भूखी लग रही थी, वह एक झोपड़ी में रहती थी, उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा, वह इतनी गरीब क्यों है? उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया। तभी उसने देखा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, उसी बारिश में एक औरत, निर्भीकता मतलब होता है बिना डरे हुए, निर्भीक, निर् यानी होता है बिना, और भीक मतलब होता है डरना,
भीरु, भीरु मतलब डरना। तो निर्भीकता मतलब होता है बिना डरे हुए एक आकृति, दूर से उसको पहचानने में नहीं आ रही, बारिश तेज है, जब तेज बारिश होती है सामने दिखाई नहीं देता ना, तो उसने देखा कोई आकार, कोई आकार, आकृति मतलब आकार, सामने खड़ा हुआ ताड़ वृक्ष, ताड़ का मतलब होता है ताड़ का एक पेड़ होता है, उस ताड़ के पेड़ के पत्ते से, ताड़ का पेड़ आप लोगों ने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, कोकोनट का पेड़, वैसे ही ताड़ का पेड़ होता है, लंबा होता है, उसके पत्ते भी नारियल के पत्ते के जैसे होते हैं, और उस ताड़ से शराब बनाई जाती है। उस ताड़ के जो पेड़ होता है उसमें नोक कर देते हैं, एक छेद कर देते हैं और एक मटकी लटका देते हैं छोटी सी, तो उसका जो रस होता है निकल निकल कर उस मटकी में इकट्ठा होता है, उसको उतारा जाता है और उससे शराब तैयार की जाती है, जिसे ताड़ी बोलते हैं। शराब का एक नाम ताड़ी ही है, इसलिए ये ताड़ के वृक्ष से बनती है, इसलिए उसका नाम ताड़ी है। तो उस ताड़ के पत्ते का, जो ताड़ का पेड़ था उसका पत्ता लेकर एक आकृति, आकार, ये आकार कौन है वो उसको पता नहीं लगा, एक आकार अपने अपने आप को बचा है, क्योंकि उसके पास छतरी थी, तो छतरी के रूप में उसने ताड़ के पेड़ को, वृक्ष पत्ते को अपने ऊपर लगा रखा है और चुपचाप निर्भीकता बिना डरे हुए मूसलाधार बारिश में खड़ी हुई है। और जैसे ही देखा उसने, थोड़ा सा जैसे ही मौसम, बारिश कभी तेज होती है कभी थोड़ी सी कम होती है, जैसे थोड़ी सी कम हुई होगी उसने देखा कि अरे इसको तो उसने पहचान लिया, वो तो कौन थी, वो उसके कपड़े फटे हुए थे। जब उसने ध्यान से देखा तो देखा उस स्त्री के, जो लड़की जो खड़ी थी उसके कपड़े फटे हुए थे, कपड़े फटे हुए मतलब कहीं कहीं से छेद हो गए थे, कमजोर और भूखी लगती, इतनी दूर से भी उसने देखा कि वह कमजोर नजर आती, कमजोर मतलब वीक, भूखी मतलब बहुत उसको खाने की आवश्यकता थी, अर्थात खाना नहीं मिलने के कारण वह कमजोर हो रही थी। और एक झोपड़ी में, उसके पास, घर के पास में जो एक झोपड़ी, झोपड़ी मतलब होता है कच्चा मकान, उस झोपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, उसको याद आया कि उस औरत के, जो ये जो मैं देख रहा हूँ ना, इसके बच्चे कभी स्कूल भी नहीं जाते, वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा इतनी गरीब क्यों है। अब आप छोटा सा बच्चा कितनी चीजें सोच रहा है, प्रकृति की असीम शक्ति के बारे में सोच रहा है, वहीं पर उसे गरीब स्त्री नजर आती है, उस गरीब स्त्री के बारे में सोच रहा है कितनी गरीब है, ना तो उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, फटे हुए कपड़े पहनती है, कमजोर रहती है, भूखी रहती है, तो इतनी गरीब क्यों है, एक गरीबी का क्या कारण है। इस तरह से बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के बारे में जानने का प्रयास, खड़े खड़े ही सोच रहा है कि प्रकृति इतनी शक्तिशाली और यह औरत, यह इतनी गरीब क्यों है, इसका सोचने का प्रयास कर रहा था। अब हम इसके एक और जो है उसको लिखेंगे, इतिहास दूरी पर निर्भीकता, निर्भीकता मतलब होता है बिना डरे, आकृति, आकृति मतलब होता है आकार, झोपड़ी, झोपड़ी का मतलब होता है कच्चा मकान, नहीं बोलो तो झोपड़ी यानी घास फूस से बना मकान। प्रयास, प्रयास का मतलब होता है कोशिश, प्रयत्न, कोशिश। समझ में आया आपको? आज हमने पढ़ा विश्वेश्वरैया के बारे में, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आपको समझ में आया विश्वेश्वरैया ने छोटा सा विश्वेश्वरैया, कितनी उम्र है, 6 साल की उम्र में अपने घर के बरामदे में खड़ा और बाहर देखना है तेज बारिश आ रही है, बारिश की शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है, तब उसे लगता है शक्ति, प्रकृति में इतनी शक्ति है, इसको मुझे और जानना चाहिए। जैसा उसका सिद्धांत था, जो सीख चुके उससे ज्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए, सिद्धांत था ना। तो ऐसे ही दूसरी बात, जब वो देखा कि गरीब स्त्री पानी में ताड़ के वृक्ष के
जिंदगी है, उसे आया वो उसके बच्चे तो स्कूल में जाते, इतनी गरीब क्यों है, तो गरीबी के बारे में भी उन्होंने जानने का प्रयास किया, कोशिश की। इस तरह से आज हम इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखो बच्चों, आप लोग सुंदर हैंडराइटिंग में काम किया करो। आपको एक मैं क्लियर कर दूं, आप लोग बहुत गलत तरीके से काम करते हो। आपकी ये नोटबुक है, ठीक है, और ये रेड कॉलम जो है ना, इस रेड कॉलम को आप हमेशा छोड़ दो, हमेशा डेट डालो इसमें, और लेसन नंबर आप यहाँ डाल दीजिए, कौन सा लेसन नंबर है, और यहाँ पर उनका लेसन का नाम लिख दीजिए लेख के सही। लेकिन ये रेड लाइन है, इसको यूज नहीं करना है, इसके नीचे वाली लाइन यूज करनी है। और कभी भी जब आप प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न नंबर जो भी रहता है उसको यहाँ लिखना है और यहीं से आपको चालू करना है। ऐसा नहीं आप प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर और इतनी सारी जगह छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं लिखते, पैराग्राफ नहीं लिख रहे, आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो आप हमेशा यहीं से इनको चालू कीजिए। इस वाले रेड कॉलम से आपको चालू करना है, ये रेड कॉलम छोड़ना है, और जहां आपका प्रश्न खत्म होगा सिर्फ एक लाइन ही छोड़नी है, 2-4 नहीं, और लास्ट की एक लाइन छोड़नी होती है, बाकी का आपको एज इट इज लिखना होता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सफाई से काम किया करो, बहुत गलतियां मत किया करो। मात्राओं पर हमेशा इस तरह से ऐसे नहीं मात्रा लगाते, ठीक है, इस तरह से मात्रा लगाया करो। यदि नीचे की मात्रा लिखनी है तो उसको टच करके लिखा करो। आपको मैंने कॉन्सेप्ट जब वर्ण सिखाए थे, वाराखड़ी सिखाई थी, तब सिखाया था ना, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखा करो, नहीं तो मैं आपको एग्जाम में नंबर कट करूंगी। ओके, अब इसके अलावा आज आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, विश्वेश्वरैया आर.के. मूर्ति सब लिखेंगे। उसके बाद आप ये शब्दार्थ लिखेंगे, और शब्दार्थ लिखने से पहले आप एक ड्राइंग बनाएंगे, जो मैं आपको बताती हूँ। ये ड्राइंग है आपकी विश्वेश्वरैया की, ये जो फर्स्ट ड्राइंग है, सब बच्चे इसी ड्राइंग को बनाएंगे। फर्स्ट पेज पर जहां आप नाम और पाठ लिखेंगे ना, उसी पेज पर इस ड्राइंग को बनाएंगे, और सेकेंड पेज से शब्दार्थ लिखना चालू करेंगे। और शब्दार्थ हम जो चैप्टर हमारा बाकी रह गया कल करेंगे, उसके साथ दोबारा कंटिन्यूअस करते हुए, क्योंकि आपको 11 हो गए, हम